अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की जो सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर है और वो ये है कि मौलाना फजल रहमान को राम करने के लिए बिल आखिर टास्क दिया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना से मुलाकात की है और एक दाना फेंका है, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा रियासत के लिए और इस मौजूदा निज़ाम और सेटअप के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है और वो इम्तिहान बहुत बड़ा क्राइसिस लेकर पाकिस्तान में आ सकता है। इस पर बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे जनाब, इसराइल में गज़ा फोर्स के नफाज के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। टाइम ऑफ इसराइल ने बड़ा दावा कर दिया है, लेकिन इस दावे के साथ ही बहुत सारे एंकर पर्सन जिनमें हामिद मीर है और लोग हैं सवाल उठा रहे थे वसीम बदामी की, क्या जो है इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? क्या आप अपनी गज़ा में एक फ़ोर्स उसका हिस्सा बन रहे हैं कि जिसका काम वहाँ पे फ़लस्तीनियों को मारना या ना, मतलब है कि जिस तरह माजी में होता कि ज़ियाउल हक़ के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, उस तरह एकदम करने जा रहे हैं? कोई ऐसा मुआहदा किया है? तो वो राना सनाल्लाह ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दी। वो वीडियो मैं आपके सामने लाने चाह रहा हूँ। और इसके अलावा जनाब मोहसिन बेग के 10 सवाल सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम भी देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। उसके 10 सवालों के 10 जवाब मैंने आपके सामने रखने हैं जो मैंने लिखे हैं और उनको मैंने ट्वीट भी किया है, आपके सामने भी रखता हूँ। और फिर आपसे मैं ही इंसाफ मांगूंगा कि आप बताएं कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। सबसे पहले बात करते हैं मौलाना फजल रहमान, जो पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के लिए पर तोड़ लेते, उसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं और आखिरकार उसके साथ धोखा हुआ। फिर हमने देखा कि DI खान में अपने वालिद मोहतरम की बरसी के मौके पर मौलाना फजल रहमान बड़े गरजे बरसे और इस्लामाबाद आने और तो कहते हैं चूल्हे हिलाने और पार्लियामेंट को गैर कानूनी कहते हुए, इलेक्शन पर सवाल उठाते हुए आज बिलावल की एक मुलाकात और एक ऑफ़र की मार साबित हुए। और वो मार क्या? अपोजिशन लीडर बनाने के लिए कौमी असम्बली में। गो कि उन्होंने इसकी तरदीद कर दी, लेकिन हमारे ज़राए इस बात पर डटे हुए हैं कि बिल्कुल वो यही पैगाम लेकर गए थे, वरना क्या होता कि मौलाना ये कभी ना कहते कि हम जो है ऐसा बयानिया अख्तियार नहीं करेंगे कि जिससे शिद्दत हो, फ़लाँ हो फ़लाँ हो। इट मीन समथिंग इज़ गोइंग। तो सवाल मौलाना किसी भी हद तक जा सकते हैं। मौलाना के बारे में है कि वो कुछ भी बेच सकते हैं, उनको बेचना आता है, उनके पास ये फ़न है। वो एक तरफ धमकी देते हैं और दूसरी तरफ अपनी ऑफ़र रखते हैं। तो लगता है कोई ऑफ़र हो चुकी है और आने वाले वक्त इस बात की और इसकी हक़ानियत जो है वो साबित करेगा, क्योंकि मौजूदा निज़ाम और सिस्टम के लिए नवंबर बहुत सख्त है और इसमें बहुत बड़े इम्तिहानात होने जा रहे हैं। और मैं आपको अगली वीडियो में उस सहाफ़ी की ख़ुसूसी इंटरव्यू सुनाऊँगा जिसमें वो सुहेल अफरीदी से 3 दिन उनके साथ रहे, मुलाकात की है और वो क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर। कोर कमांडर के साथ एक खसूसी मुलाकात भी, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह खसूसी वीडियो होगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बातें चलती रही माजी में, और ये भी था कि एक ऐसी फोर्स बन रही है कि वो वहाँ पर जिसके बारे में इसराइल कहता है कि इनको ख़त्म करो। वो इन से मुराद समझ रहे ना आप, HAM आगे डैश करके S। मैं इसलिए करूँ कि मैं नाम लूँगा, बात चाहूँगा नाम लूँगा तो पिछला मेरा चैनल जिस तरह 1.5 लाख का उड़ गया है, ये भी उड़ सकता है। लिहाजा हम बात करने ही करना चाहते हैं, असल में उसका ख़ात्मा मकसूद है। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि जो काम सेहूनी फोर्सेस ना कर सकी वो ना कर सके, तो अब ये करेंगे, इनके ज़िम्मे होगी, ये फोर्स बनाएंगे 7-8 ममालिक मिलकर। और टाइम ऑफ इसराइल ने बाकायदा लिखा है कि पाकिस्तान उसमें शामिल है। अब जब वसीम बादामी ने सवाल किया है राना सनाल्लाह से, जो वज़ीर के बशीर है, तो उन्होंने क्या कहा जरा देखें। बिल्ली थेरे से बाहर आ गई, ये गुफ्तगू सुनिए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है गजा के हवाले से जो मंसूबा बना है उसमें है ना कि जनाब वो अमन फोर्स, गजा की स्टेबिलिटी के लिए फोर्स होगी, ये वो उसमें वो लिखते हैं कि उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस भी होंगी। आप इसको बिल्कुल एक मनगढ़ंत खबर करार देंगे या आप कहेंगे कि नहीं जनाब एक बातचीत चल रही है, ऐसा मुमकिन है भी? वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अगर पाकिस्तान की अफवाज को मौका मिलता है तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बेहतर चीज़ हो सकती है। अपने उन मुसलमान फ़लस्तीनी मजलूमों की मदद करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, उनके ऊपर अमन का नफाज करने के लिए अगर पाकिस्तान को कोई रोल मिले, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ कि कोई ऑफर हुई है या नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान उन 8 मालिक में शामिल है जिन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि वहाँ पे अमन कायम होना चाहिए, अमन फोर्स के पास उसका इंतजाम होना चाहिए, इसराइली की फौज को वहाँ से विड्रॉ होना चाहिए। अगर इसका मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि ये एक सआदत की बात है। आपने गुफ्तगू सुन ली, आपने सुन लिया कि ना हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। माजी में ज़ियाउल हक़ के लिए भी ये एजाज़ था कि किस तरह उनके बारे में है कि उर्दन में वहाँ पर जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया, मारा गया, उसमें ब्लैक दिसंबर के नाम से बाकायदा लिखे, गूगल पर तो पूरा कहानी आ जाती है कि क्या किया गया था उस वक्त।
آج ایک مرتبہ پھر انہی مظلوموں کے اوپر ایک ظلم کے لیے وہ مسلم فورس ہی اللہ اکبر جو 2-2.5 سال وہ نہیں کر سکے، ہم کریں گے، ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو گفتگو تھی اس میں جو انہوں نے بات کی تھی وہ بالکل اس طرف چلا کہ پاکستان کی بات کریں، اب اپنے ملک کی بقا کی بات کریں، یہ اس ہماری فورس مسلم ہے اس میں ڈالیں گے جس میں وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ آج دور کچھ اور ہے، آپ کسی کو اب دھوکے کے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، تو کس بحران کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ حامد میر صاحب نے باقاعدہ کہا کہ پارلیمان میں یہ بات کیوں نہیں ڈسکس کی، پارلیمان کو اعتماد میں کیوں نہیں جا رہا؟ یہ جو آپ نے بھلے جس طرح کا بھی سیٹ اپ ہے آپ وہ بھی نہیں مطلب مان رہے۔ اب ہمارا سوال ہے کہ مجھے پتہ تو نہیں ہے لیکن ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایسا سیاستدان ہے کہ واضح بات نہیں کرنی، لیکن بات وہی ہے جو عام لوگ ہر بندہ سوچ اور سمجھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کا، اور ایسا داغ کہ جو کام وہ نہیں کر سکے ہم سے کریں۔ ہم سے مراد یہ جتنی مسلم امہ فورس نام بنا ہے 7-8 ممالک جس میں جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، اور ابھی حافظ صاحب ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں وہاں پر، تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ ہو کیا رہے، کرنا کیا جا رہے ہیں، اور یہ بہرحال پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں، قومی نمائندوں کو اعتماد میں بتائیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اب کیوں بن رہے ہیں حصہ۔ اس کے علاوہ جناب بات کرنی ہے آپ کے ساتھ وہ ہے محسن بیگ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیوز ایجنسی اس کے سربراہ ہیں، اور یہ پچھلے رجیم چینج کا حصہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی ایک تصویر بھی ان کی وائرل ہوئی تھی حافظ سید عاصم منیر کے ساتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو اس نے شو کیا تھا کہ وہ ان کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے جناب آج ایک ٹویٹر پر پوسٹ کیا، گو کہ میں بلاک ہوں، ان کی ہمارے سینئر ایسے ہیں کہ بلاک ہوں، یہ 10 سوال اٹھے ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کے ان 10 سوالوں کا جواب لکھا ہے، جس پہ بہت اینکرز بھی واہ واہ کریں کہ زبردست لکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ 10 سوال ان کے ہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں، سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ملک اس وقت ایک عجیب بے چینی ہے، سول ملٹری تعلقات آسمان کو چھو رہے ہیں لیکن ملک میں بے چینی ہے۔ تو میں نے اس پہ لکھا جناب کہ بے چینی کی وجہ سول ملٹری تعلقات نہیں بلکہ عوامی نمائندوں کی عدم موجودگی اور سیاسی عمل پر قدغن ہے۔ اگر اداروں کے توازن فطری جمہوری اصولوں پر نہ ہو اور سیاسی قیادت جیل میں ہو تو استحکام کا تاثر مصنوعی ہوگا۔ یہ سکون نہیں، خاموشی ہے جو دباؤ پر واقع ہے، جبر پر واقع ہے۔ اب دوسرے انہوں نے سوال کیا جناب کہ دنیا معترف ہے، امریکی صدر روز تعریفیں کرتا ہے کہ جناب پاکستان کے لیے اس کے باوجود کچھ ہو نہیں رہا۔ اب اس پر بھی میں نے جواب لکھا کہ عالمی سطح پر تعریفیں اکثر سفارتی ہوتی ہیں، حقیقی ترقی کی پیمائش عوام کی فلاح و بہبود سے ہوتی ہے۔ اگر مہنگائی، بیروزگاری اور غربت بڑھ رہی ہے تو غیر ملکی بیانات محض پروٹوکول رہ جاتے ہیں، عوامی اعتماد اور معاشی بہتری کا ثبوت نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے اٹھایا جناب کہ معاشی اشارے جو ہیں وہ مثبت ہیں، سٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ بنا رہی ہے، لیکن پھر بھی عوامی بے چینی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب جناب میں نے لکھا کہ سٹاک مارکیٹ ہمیشہ حقیقی معیشت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ چند بڑے سرمایہ کاروں اور اداروں کا منافع جو ہے وہ منافع سے جو ہے اعداد و شمار آپ بہتر دکھائے جا سکتے ہیں، مگر اگر تنخواہیں، روزگار اور قوت خرید نہ بڑھے تو یہ ترقی نہیں بلکہ کاغذی خوشحالی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ چوتھا سوال اٹھایا کہ عام آدمی کی قسمت کیوں نہیں بدل رہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے جواب میں لکھا کہ کیونکہ پالیسی کا محور عوام نہیں ہے، طاقت کے مراکز ہیں، سرمایہ کاری، سبسڈی اور فیصلے اوپر کے طبقات کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ متوسط اور نچلے طبقے ٹیکس، مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور اسی میں دب کر وہ رہ چکے ہیں۔ اور پانچواں سوال، کیوں ملک خانہ جنگی کے سائے لہرا رہے ہیں ملک میں؟ تو جناب اس کی ریزن میں نے لکھی کہ سیاسی انتقام، سینسرشپ، مخالف جماعتوں کی گرفتاریوں نے مکالمے کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اختلاف رائے کو غداری کہنا دراصل معاشی تناؤ کو بڑھاتا ہے، اور جب سیاسی دشمنی بن جائے تو خانہ جنگی کا سایہ خود بخود گہرا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے محترم جناب محسن بیگ صاحب۔ چھٹا سوال، دشمن مشرقی سرحد پر متحرک تھا، اب مغربی سرحدیں بھی گرم ہیں۔ تو جناب افغان مذاکرات ناکام کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان مذاکرات ناکام۔ تو حضور یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خارجہ پالیسی پر ہماری جو ہے وہ رد عمل پر مبنی ہے، منصوبہ بندی پر نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو اصولوں، سرحدی نظم اور سفارتی تسلسل کے ذریعے سنبھالا جا سکتا تھا، مگر داخلی انتشار نے پالیسی کو کمزور کر دیا۔ ساتواں سوال ہے کہ جو اڈیالہ میں قید ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، جو اڈیالہ میں قید ہے
उसी ने कसम खाई है कि मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना, यानी कि 3 साल उसकी पार्टी को तबाह कर दिया, इंतखाबी निशान ले लिया, उनसे मैंडेट छीन लिया, मखसूस नशस्तें ले ली, इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर लिया। उसके बावजूद भी अगर ये तासुर है तो फिर ये सियासी प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। वो शख्स अदालतों और कैद में भी आइन और कानून और अवामी नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं। अगर वाकई मुल्क दुश्मनी होती तो हालिया आलमी सतह पर इसके मौक़िफ़ को संजीदा न लिया जाता। कैद सियासी है जबकि इल्ज़ामात जज्बाती हैं। 8वां सवाल, इसकी जमात मज़ाहमती सियासत से मुल्क दुश्मनी तक जा पहुँची है। ये कौन करे? मोहसिन बेग साहब। अब सुनते जाइए और शर्माते जाइए। मोहसिन बेग साहब, जमहूरी सियासत में मज़ाहमत गद्दारी नहीं, इस्लाह का रास्ता है। तारीख़ गवाह है कि जमहूरियत हमेशा उस वक्त मजबूत हुई जब किसी ने ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तनकीद से इदारे कमज़ोर नहीं होते, गैर शफाफ फैसले उन्हें कमज़ोर कर देते हैं। और इसकी हकीकत है। बेनज़ीर भुट्टो से लेकर भुट्टो से देख ले, नवाज शरीफ, वो ये लॉन्ग मार्च, मुल्क मजबूत हुआ है, जमहूरी इदारे मजबूत हुए हैं। हाँ, फ़र्द वाहिद के फैसलों ने हमेशा मुल्क को कमज़ोर किए, जिसकी मिसाल मुशर्रफ के सामने। अड्डे दे दिए अमेरिका को, 100 बिलियन का नुकसान हुआ और हज़ारों लोग, 80,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। 9वां सवाल जनाब, सरमायाकारी के वादे तो बहुत है मगर अमली सरमायाकारी कहाँ है? तो जनाब यही वो सवाल है। अगर हुकूमत ख़ुद इकरार कर रही है कि वादे तो हैं मगर नतायज नहीं, तो फिर ये नाकामी किसी अपोजिशन की नहीं बल्कि हुकूमती अदम अमल की है। इत्मीनान तब आता है जब पॉलिसी में तसलसल हो। हुकूमत बदलने से सिमत ना बदले तो क्या फ़ायदा? 10वां सवाल जनाब फरमा रहे कि अगर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मिसाली हैं तो फिर ये सब क्यों है? मोहसिन बेग सब सवाल उठा रहे हैं। अब जवाब ये है कि जनाब क्योंकि इदारों के दरमियान तवाज़ुन मसनूई और एक तरफ़ा हो तो निज़ाम बज़ाहिर मुस्तहकम मगर दर हकीकत गैर फितरी होता है। जमहूरी असूल इस्तेहकाम ताकत की तकसीम से आता है, यकजहती से नहीं। अगर सब एक ही सिमत देख रहे हैं मगर अवाम दूसरी सिमत, तो तज़ाद खुद ब खुद जन्म लेता है। ये हैं आपके उन 10 सवालों के जवाबात। उम्मीद है कि तसल्ली हो गई होगी। अगर जवाब हो तो ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए। जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।